नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं संदीप त्रिवेदी हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 290 यानी 290 लेकर के। आप सब जानते ही हैं 4 तारीख के बाद से कहानियों को रिकॉर्ड करने का सिलसिला बंद है। 5 और 6 के लिए तो मैंने आप सबसे कहा ही था, मुझे बाहर जाना था और 5 और 6 तारीख को 2 दिन के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ईश्वर भी ऐसी परिस्थितियां बनाता है और मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। अगर दोस्तों मैंने 5 तारीख को उसी समय पे कहानी रिकॉर्ड की होती, यानी रविवार को ही, तो तब तक मेरे कहानी रिकॉर्ड करने के समय तक एक इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी कि तब भी मैं शायद आज जो सुनाने जा रहा हूँ वही सुनाता। और आज जबकि मैं 3 दिन बाद यानी 8 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी वही सुना रहा हूँ। कहानी 5 तारीख की ही है क्योंकि हमें क्रम से चलना है। तो उम्मीद है इतनी देर में तो आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भाई कुलवंत सिंह की। और आज कहानियों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ 4 तारीख के बाद। तो मेरा मन नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग क्लब की बातें आपको बताऊं, मेरा मन सिर्फ ये है कि आज कुलवंत की ही बातें की जाएं। क्योंकि इस छोटी सी आयु में शायद कुलवंत, अगर मैं कहूं कि हम सबसे बड़े बन गए तो गलत नहीं होगा। मतलब वैसे भी चलो हम लोग तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े हैं ना, उन बड़े बड़ों से भी वो बड़े बन गए, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और आज जिस खामोशी के साथ वो चले गए हैं, उसके बाद जो लोग उन्हें जानते थे, इनफैक्ट जो नहीं भी जानते थे, अब उनकी बातें सुन करके इतना तो मान चुके हैं कि हाँ यार, ये आदमी था, कुछ बंदे में कुछ दम था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी आज यही श्रद्धांजलि है कुलवंत को कि मैं आज केवल और केवल कुलवंत पर बात करूं, कुछ और बात करूं ही नहीं। वैसे सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि तो उस जुझारू व्यक्तित्व को तभी मिलेगी जब कभी भी इस पूरी घटना से पर्दा हटेगा कि आखिरकार कुलवंत के साथ हुआ क्या था। शुरू में दोस्तों ये कहा गया कि ये एक सुसाइड है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पहले तो अपने आप में यही यकीन कर पाना मुश्किल था। लेकिन तब भी दबी ज़ुबान में जो लोग उसे जानते थे वो इस बात को मान भी रहे थे कि कुलवंत सुसाइड तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जैसे 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 परत दर परत चीज़ें खुलती गईं, तब सबको यकीन हो गया कि ये सुसाइड तो नहीं है, ये एक हत्या ही है। तो आखिरकार कुलवंत पर इतनी बात क्यों हो रही है? और अभी भी जो लोग सही मायने में हमारी आवाज़ बनने का दम भरते हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? इस सब पर आज चर्चा करते हैं। पहले तो शुरुआत करते हैं कुलवंत सिंह से। मेरी पहचान कुलवंत से कैसे हुई? लगभग 11 वर्ष पहले जून महीने में 2013 की बात है ये। अजमेर शहर में राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के भवन में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, रीडिंग विदाउट सीइंग। और उस रीडिंग विदाउट सीइंग सेमिनार में ही मेरी पहचान कुलवंत से हुई। या यूँ कहे कि मैंने पहली बार ढंग से उसको जाना, उसकी आवाज़ सुनी।
और उस कार्यक्रम का मेरा अनुभव ये रहा दोस्तों कि उस एक दिन की मुलाकात से भी इतना समझ में आ गया था कि यार ये व्यक्ति जो है कुछ अजीब है, कुछ विचित्र है। और इनफैक्ट मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने वही जो आमतौर पर होता है, उस व्यक्ति को सीरियसली नहीं लिया और बल्कि उसके सवालों पर थोड़ा सा मस्ती भी की हम लोगों ने। और जब भी उसका सवाल पूछने का समय आता तो हम सबको लगता था अरे पता नहीं यार बोर करेगा, ये फीलिंग थी। और हो सकता है अगर ये कहानी कुछ और लोग सुने तो उन्हें याद आ जाए उस समय का वो दौर। ये XRCVC मुंबई की तरफ से टीम आई हुई थी 4 लोगों की, और ये सेमिनार था रीडिंग विदाउट सीइंग। उन दिनों में ये बड़ा पॉपुलर एक सेमिनार जो जगह जगह हो रहा था, आप सबको भी ध्यान होगा। वहाँ से मेरा परिचय हुआ। मैं तो रिकॉर्डिंग के काम में था ही, लेकिन उसके बाद में वैसे कोई बातचीत रही नहीं कभी। रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कुलवंत का फ़ोन आ गया तो ठीक है भाई, बात हो गई। और वही बात है कि वो एक विद्यार्थी थे उस समय, तो विद्यार्थी के नाते परिचय हो रहा था। इतना पता था कि हाँ भाई गंगानगर बीकानेर साइड का कोई लड़का है, और शायद जोधपुर वगैरह में एजुकेशन चल रही थी उस समय उनकी। अब हुआ ये कि 2015 में शायद अक्टूबर नवंबर के महीने में कुलवंत अजमेर आए, और कुलवंत के पास एक हार्ड डिस्क थी दोस्तों। वो 2 TB की हार्ड डिस्क थी, और वो उस हार्ड डिस्क को लेकर के मेरे पास आए। तब तक भी ये बात बड़ी आम थी कि मैं यही सब काम कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था, उस समय मैं रोटरी क्लब अजमेर के साथ मिलकर के काम कर रहा था। मेरा अपना कोई किसी तरह का संगठन बनाने का कोई इरादा भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था कुल मिला करके। तो कुलवंत वो लेकर के आए कि भाई सर, इसमें देहरादून में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सारी बुक्स इस DVD इस हार्ड डिस्क के अंदर हैं, तो आप इसको कॉपी कर लें। हार्ड डिस्क की मुझे ज़रूरत है, और ये किताबें अगर किसी को नीड हो, कभी किसी को चाहिए तो आप दे सकते हैं, अगर कोई आपसे कहे तो। अन्यथा तो ये कॉपीराइट वगैरह का मैटर आ सकता है, तो फिर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको रखें। यानी सबके प्रति मुझे उस समय समझ में आया कि इस आदमी के अंदर कितनी अच्छी भावनाएं हैं। लेकिन वही बात है कि भविष्य में क्या होने वाला है हमें किसी को कुछ पता तो होता नहीं है। तो मैंने भी उस समय जो जितनी मेरे मेमोरी थी कंप्यूटर में, मैंने उतनी कॉपी कर ली और उसको उसकी हार्ड डिस्क समय पर लौटा दी। लेकिन उसने ये कहा, हमेशा वो कहता रहा कि मैं सर कभी एक हार्ड डिस्क जो है वो देना चाहता हूँ, दूंगा। इस तरह की बातें उससे होती रहती थी। उसके बाद में कुछ समय बाद ये बात सामने आई कि उसने रोटरी क्लब में काम करने वाले किसी व्यक्ति को कहा कि सर मैं हार्ड डिस्क दे के आया था, फिर वो जो है उस पर कुछ काम हुआ नहीं। फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई तुमने खुद नहीं तो मना किया था। तो उसने कहा अच्छा हाँ सर वो बात सही है। तो कुल मिला के वापस वो समझ गया इस चीज़ को। फिर 2016 में तो कहानियाँ अलग हो गई। रिकॉर्डिंग क्लब रिकॉर्डिंग अजमेर बन गया, मतलब रोटरी क्लब रिकॉर्डिंग अजमेर बन गया, फिर रिकॉर्डिंग अजमेर रिकॉर्डिंग क्लब बन गया, और कुलवंत का साथ लगातार बना रहा हमारे साथ। उसके बाद की जो यादें हैं वो ये हैं कि दिसंबर 2017 में जो उदयपुर कन्वेंशन था वहाँ पर भी कुलवंत आए थे, और वो रिकॉर्डिंग क्लब के लोगों से मिलकर के बड़े खुश थे। वहाँ पर भी मुझे आज भी याद है जिस कदर उन्होंने सवाल पूछे थे, तो खुद आदरणीय कमल शर्मा सर ने भी उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था यार ये बंदा ज़रूर कुछ करेगा संदीप आगे जा कर के। तो मैं समझ गया था कि हाँ, इसका मतलब अपनी अलग पहचान बनाने की तो काबिलियत है इस बंदे के अंदर।
लेकिन फिर भी बात उसके साथ एक बात यही रहती थी हमेशा कि उसको शायद बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी लिया ही नहीं गया किसी भी मंच पर, ऐसा मुझे लगता है। और मैं भी ऐसे ही लोगों में शामिल हूँ। मैं भी मानता था हाँ यार ठीक है, होगा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है ये वो, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति की बातें इतनी विचित्र होती हैं तो यूँ लगता है कि अरे ठीक है यार, ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये बंदा, या धरातल पर पता नहीं कितनी ही ये चीज़ें सच उतरे होंगी। हाँ, लेकिन आज समझ में आता है कि यार काश उस बंदे को किसी ने तो सीरियसली ले लिया होता, तो शायद कुलवंत के ज्ञान का और ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता। और मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को इतना आप लोग कोशिश करें कि उसके जानने वालों तक या उसके न जानने वालों तक ये पहुँच जाए। और एक बहुत बड़े पत्रकार हैं क्राइम की दुनिया के, शम्स ताहिर ख़ान, उनका रोज़ एक शो आता है क्राइम तक यूट्यूब चैनल पर, शायद क्राइम के मामले में उनका सबसे बड़ा चैनल है। तो मैं यही चाहता हूँ कि उस क्राइम तक में हमारे इस कुलवंत की कहानी ज़रूर आनी चाहिए। हालांकि इस कहानी का हमें अंत मालूम है नहीं, लेकिन शम्स ताहिर ख़ान और आज तक की टीम अगर चाहे तो इस कहानी की जांच में और तेज़ी, मतलब कुलवंत की इस रहस्यमयी कहानी की जांच में और तेज़ी आ सकती है। तो भाई कुल मिलाकर के बात ये है कि ये शोर शराबा आजकल की बड़ी पहचान हो गई है। डीजे की गाड़ियों से बहुत दुखी हैं एक तो हम लोग। तो उदयपुर के कार्यक्रम में कुलवंत से पहचान हुई, मतलब और अच्छे से मिलना हुआ, और उसकी प्रतिभा का लोहा तो खैर सबने माना ही था। उदयपुर के कार्यक्रम के बाद में जहाँ तक मुझे याद आता है, उदयपुर के कार्यक्रम के बाद में जितना मुझे याद आता है, फिर 2018 में, मेरे ख्याल में जून 2018 में, क्योंकि हमने अप्रैल 2018 में कुछ यहाँ पर समस्याएं थी गर्मी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही थी जिस जगह मेरे घर पे, तो वहाँ कुछ भी सुविधाएं थी नहीं। तो जून 2018 में कुलवंत ने, यही ऐसी बात है जो हम लोग अक्सर याद किया करते हैं, लेकिन उसके पास हर बात का तर्क था, लॉजिक था हर बात का। कुलवंत के पास 762 रुपये का सहयोग भेजा 762 रिकॉर्डिंग क्लब को। तब भी मैंने उससे पूछा तो उसने पता नहीं कहीं से जोड़ जाड़ करके, अपने जन्मदिन से या किसी न किसी चीज़ से जोड़ करके, या 365 का दुगना इतना और ये वो कुछ ना कुछ, मतलब दिमाग लगा करके मैं इतने साल का हो गया और उसमें इतने प्लस करके वो 762 का भी लॉजिक मुझे समझा दिया। तो वो आज भी हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है। तो तब भी लगा कि यार ये आदमी कुछ है, बड़ा अजीब ही है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने चाहे ऑनलाइन पहली बार ब्रेल रीडिंग कंपटीशन किया हो, वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट शायद वहाँ उनका सांत्वना पुरस्कार भी लगा था हमारी इस ऑनलाइन ब्रेल रीडिंग कंपटीशन में। उसके अलावा संडे डिस्कशन वगैरह में कई बार कुलवंत ने पार्टिसिपेट किया, और कई बार फ़ोन पर भी बातचीत होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से उन्होंने, सबसे बड़ा जो योगदान है कुलवंत, ये सब बातें तो केवल उसके एक व्यक्तित्व को समझने का एक इशारा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो फर्जी दिव्यांगता के खिलाफ जो लड़ाई उसने लड़ी थी, कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो उस लड़ाई ने ही उसके अंत का रास्ता बनाया, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है। ऐसे तो मान करके चलिए कि कोई व्यक्ति कभी किसी के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाएगा और ये फर्जीवाड़ा यूं ही चलता जाएगा। वैसे भी एक दृष्टिबाधित के जीवन में इतने संघर्ष होते हैं, और उस पर भी अगर ये फर्जी दिव्यांगता जैसी चीज़ नहीं रोकी गई, दोस्तों आप पूरे भारत के साथी जितने भी सुन रहे हैं इस बात को समझिएगा। चर्चा करेंगे अभी इस पर भी परत दर परत। तो समझिए कि
फिर आने वाले बच्चों का क्या होगा जो बिल्कुल जेन्युइन टोटली ब्लाइंड है, उनको तो पता नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं। और चाहे टोटली ब्लाइंड हो चाहे लो विजन हो, लेकिन जो वास्तविक हकदार है उसको हक मिलना चाहिए। और यही लड़ाई कुलवंत की भी थी। तो कुलवंत ने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया। जहाँ से भी इसकी शुरुआत हुई वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी ऐसी परीक्षा रही जहाँ से ये शुरुआत हुई, क्योंकि शायद कुलवंत के साथ एग्ज़ाम देने वाले लोग या हम उम्र लोग इस बात को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन प्रमुखता के साथ इस लड़ाई को कुलवंत ने लड़ा। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही कि कई जगह उसे सफलताएं भी मिली। कई ऐसी चीज़ें जो कोई और नहीं पता लगा पाता था वो कुलवंत लगा लेता था। कौन से नियम के किस पेज पर क्या लिखा हुआ है वो सब उसे याद रहता था। लोगों की बातचीत को रिकॉर्ड कर लेना, उनके साथ तर्क वितर्क करना, ये जैसे उसका एक जुनून था। अच्छा, मज़ेदार बात यह कि वो खुद कहता भी था कि मेरी बातें वैसे थोड़ी विचित्र होती हैं, लेकिन कौन जानता था कि जैसी उसकी ज़िंदगी विचित्र रही, उसके मरने का तरीका भी उतना ही विचित्र रहा। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, हमेशा वो ये कहता रहा कि भाई मैं भी एक दिन कहते कहते चुप हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग कब जागेंगे, कब जागेंगे, एक ही बात वो हमेशा कहता था। और आप देखिए कि वाकई में हुआ भी ऐसा ही। इसलिए हमारे आसपास कौन क्या बोल रहा है कभी उसको भी गौर से सुन लिया कीजिए। पता नहीं उसकी कौन सी बात में भविष्य का कौन सा इशारा छुपा हुआ हो। जब 2020 में हम लोगों ने विवाह परिचय सम्मेलन वगैरह शुरू किया, इस बात से तो कुलवंत बहुत ही खुश था। और उसके बाद जब हमराही कार्यक्रम शुरू किया तो शायद उसको सबसे अच्छा अगर कुछ लगा प्रयास तो यही कार्यक्रम था, हमराही कार्यक्रम। और हर कार्यक्रम पर उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर आती थी और उसके कुछ सवाल भी आया करते थे। और वो पहला व्यक्ति था जिसने ये बात उठाई थी कि यार ठीक है, आप तो प्रश्न पूछ लेते हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे मन में जो हो वो आप पूछ लो। तो कभी ऐसा कार्यक्रम भी होना चाहिए जब हमें प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए। और अभी पिछले 6 महीने पहले जब मैंने संकल्प कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों, आप यकीन जानिए उस कार्यक्रम से पहले मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम अगर कोई था तो वो कुलवंत का नाम था। लेकिन अफसोस देखिए कि वही बात मैंने कहा ले लेंगे, कर लेंगे, तब तक मुझे लगा कुछ ठोस हुआ नहीं है दरअसल। इसलिए वो संकल्प कार्यक्रम में ये जो फर्जी दिव्यांगता के खिलाफ उसकी जो लड़ाई है उसी पर मुझे बात करनी थी, लेकिन क्योंकि यही उसका संकल्प था। लेकिन वो कार्यक्रम भी नहीं हो सका और कुलवंत इस दुनिया से चला गया और अब तो कभी हो भी नहीं पाएगा। तो कुलवंत सिंह के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। मैंने इतनी सारी बातें आप सबको बताई, उसके मैसेजेस हों, उसके सुझाव रहते हों। और अभी लेटेस्ट आपको एग्जांपल दूँ, मार्च में जब हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की हमारे 8 वर्ष के, तो उसमें विवाह परिचय सम्मेलन की बात की, उस पर भी उसने एक शानदार सवाल उठा लिया और वो जायज़ सवाल था और वो हमसे थोड़ा भूलवश हो गया था। उसने कहा यार ये लड़कियों के लिए जॉब की बाध्यता मत रखिए शादी के मामले में, जबकि हम वैसे तो नहीं रखते हैं, लेकिन वो लिखना बस रह गया या ऑडियो में कहना रह गया। लेकिन इस बात को भी उसने बड़ी बारीकी से पकड़ा। तो ये जो डिटेलिंग है, ये इस स्तर तक जाना, ये हर जगह अभी एक ये चैरिटी के चोर नामक कुछ वीडियोस चल रहे थे यूट्यूब पे, उस पर भी उसने सवाल खड़े किए थे। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें थीं। लोग बार बार आंदोलन की बातें किया करते थे, उन्हें किस तरह से आईना दिखाना वो भी वो बखूबी करता था कि भाई व्हाट्सएप पर बात करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर आना होगा। और वो तो यहाँ तक कहता था कि मैं आप सबसे आगे चलने को तैयार हूँ, लेकिन कोई पीछे खड़ा तो हो। शायद पता नहीं वो इस दुनिया का था ही नहीं, या कुलवंत की जगह इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि कई संगठनों में उसने सक्रिय होने का प्रयास किया, मगर शायद उन संगठनों ने कभी कुलवंत को समझा ही नहीं। लेकिन कुलवंत अपने आप में किसी भी संगठन से बड़ा था। आज हर कोई इस बात को मान रहा है दोस्तों। इसीलिए जस्टिस फॉर कुलवंत ये एक मुहिम चलाई जानी चाहिए। और उसके पीछे कौन है? एक बूढ़ी माँ, एक
शायद कम पढ़ी लिखी बहन, बड़ा भाई उसको पहले ही 6 साल पहले ही छोड़ करके चला गया था, पिताजी का साया बहुत पहले ही उसके सिर से उठ गया था। और कुलवंत ने इतनी परीक्षाएं पास की दोस्तों, जिसके बारे में आप और हम तो फॉर्म भी नहीं भरते हैं, उतनी तो परीक्षाएं उसने पास कर ली थी। आप कोई भी बड़ी बड़ी परीक्षा का नाम लीजिए, हर जगह उसने हाथ आजमाया और अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर उसने ईमानदारी से प्रयास किया, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरएएस की परीक्षा हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन में जाना हो। हालांकि सफलता उन्हें नहीं मिली कॉलेज एजुकेशन में, लेकिन अपनी तरफ से उसने भरपूर प्रयास किया। और यही लड़ाई उसकी थी कि भाई फर्जी लोग हमारा हक मार रहे हैं। और बैंक की परीक्षा में सिलेक्ट हुए, बैंक में उन्होंने जॉब करी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड यानी व्याख्याता, जो पीजीटी जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उस पर तो वो अभी कायम थे ही थे, जॉब कर ही रहे थे। तो उसने अपना वेतन कटवा करके कई बार मतलब विदाउट पे रह करके पढ़ाई की। उसको कोई परवाह नहीं थी कि पेमेंट कट रहा है नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब उसका जज्बा, उसका जुनून उसके लिए सबसे बड़ा था। लेकिन एक बात वो खुद भी कहता था कि मुझे इतनी धमकियाँ मिलती हैं, मुझे इतने लोग ऐसा कुछ इतना कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद ये गलती तो कुलवंत से भी हो गई। ज़िंदगी को इतना आसान उसने अगर नहीं समझा होता तो आज मैं इस कहानी को रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। तो इसलिए बस ये कहानी कुछ सुनाने का मन हुआ कि कुलवंत को मैं इसी तरीके से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। और आप सबसे वही निवेदन, आप जो भी लोग सुनते हैं, 40-50 लोग, लेकिन इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाइए। भले ही आप अपनी आवाज़ में पहुंचाइए, अपने शब्दों में पहुंचाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्टिस फॉर कुलवंत होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आज कुलवंत, जहाँ संगठन फेल हो जाते हैं, जहाँ संगठनों का काम रुक जाता है, जहाँ संगठन बेबस हो जाते हैं, उसके आगे कुलवंत होता था, उसके बाद कुलवंत का काम शुरू होता था। तो अगर कुलवंत मर गए तो फिर शायद हम सब की आत्मा भी मर जाएगी, सो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, न्याय कभी नहीं मिलेगा और अन्याय ही हमारी नियति बन जाएगी। अन्याय ही मिलेगा हमें हर जगह। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप कुछ और मत करिए, लेकिन इस बात को सोचिए ज़रा गंभीरता से कि कुलवंत की लड़ाई थी क्या। कभी इस बात को आप, भले ही आप चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, किसी भी दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से या पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टिकोण से आप किसी भी पोजीशन पर हों, लेकिन एक बार सोच करके देखिए अपने अधिकारों के बारे में। अपने अधिकार मांगने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर अपने अधिकारों पर जगाने वाले कुलवंत जैसे विरले लोग ही होते हैं। और अगर ऐसे ही लोग हमारे बीच से हटाए जाने लगे तो फिर शायद किसी में हौसला ही नहीं रहेगा, सबकी हिम्मत दम तोड़ देगी। और हिम्मत जिस दिन दम तोड़ देगी, उस दिन तो फिर वहीं आकर के हम बैठ जाएंगे जहाँ पर 400-500 साल पहले हुआ करते थे। तो इसलिए कुलवंत सिंह के बारे में मैं अभी भी 1 घंटा और बोल सकता हूँ, बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं और आप सबकी भी अपनी मजबूरियां हैं, विवशताएं हैं। इसीलिए आज 5 मई 2024 रविवार की इस कहानी में मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुलवंत की बातें करना चाहता था। और जितना हो सका उतना, कुलवंत ने कई ऑनलाइन प्रोग्रामों में हमारे साथ वैसे शिरकत की। जो 15 अगस्त 75 साल पूरे होने पर 2022 में हमने मैराथन प्रोग्राम किया था 750 मिनट का, उसमें भी उन्होंने लगभग 75 मिनट हमारे साथ बिताए। उसके अलावा स्क्राइब जो फ़र्ज़ी दिव्यांगता है, उस पर एक सेशन किया था हमने, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे। इसके अलावा चाहे आरसी डायलॉग सीरीज़ हो या कई ऐसी चीज़ें हैं, उस पर वो हमेशा हमारे साथ रहे। और हर ग्रुप में, हर संगठन में बेबाकी के साथ अपनी बात कहना, ये तो आप लोगों ने कई ऑडियोज़ में सुन भी लिया होगा। पुलिस के आला अधिकारियों से कितनी मजबूती के साथ बात करना, अपनी बात रखना, ये
सीखने वाली बातें हैं। इसलिए जस्टिस फॉर कुलवंत आज समय की मांग है, दृष्टिबाधित समाज की मांग है। और जितने भी बड़े बड़े शोज़ हैं उस पर इस बारे में बात होनी चाहिए। और हाँ, जो शुरू में मैंने कहा था कि जो रेडियो चैनल्स चल रहे हैं हम लोगों को लेकर के, जितने भी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, उन सब पर भी कुलवंत के बारे में बात होनी चाहिए। चाहे वो रेडियो उड़ान हो, चाहे कोई और संगठन हो, जिसकी भी जहाँ तक पहुँच हो उसको वहाँ तक बात करनी चाहिए। आप अगर किसी यूट्यूब चैनल को चलाते हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर एक 5 मिनट की बात तो कर ही सकते हैं। कुलवंत पर नहीं तो कुलवंत ने जो मुद्दे उठाए, जो बातें की, उस पर आप कर सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी शहर से हों, किसी भी राज्य से हों या किसी भी दर्जे के हों, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। हम लोग बस ये सोच लेते कि अब मुझे क्या होना है, मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, मेरा क्या कुछ होना है। लेकिन ये यहीं आकर के हम गलत हो जाते हैं और यहीं कुलवंत सही हो जाता है। वो यही कहता था कि नहीं, हमें सबके बारे में सोचना है, हमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है। तो कुलवंत, आप जहाँ रहें वहाँ से शायद आपके जीते जी जो काम नहीं हो पाए वो आपके मरने के बाद हो पाए, और आप जहाँ हैं उस दुनिया से ही खुश हो जाएं। ये दुनिया शायद आपके लिए नहीं थी, ये यहाँ के लोग शायद आपको नहीं समझ पाए। बस आज बिना कुछ सोचे, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना कुछ याद किए, जो जी में आया वो मैंने बोल दिया है। आप लोगों को दोस्तों अगर मन करे तो इस बात को आगे बढ़ाइएगा, वरना अगर कुछ गलत लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, भूल जाइएगा, और या फिर अपने जीवन में जीते जी कुछ कर गुजर जाइएगा। धन्यवाद।